नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच आम से लेकर खास हर कोई जो है वो कुंभ पहुंच रहा है और स्नान जो है वो पवित्र स्नान करते हुए डुबकी भी लगा रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की यात्रा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के बीच वाराणसी का भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3.0 का भी आज उद्घाटन जो है वो उन्होंने किया है। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, साथ ही पीयूष गोयल सहित सभी ने महाकुंभ में आज पवित्र स्नान किया। भारत का धर्म, भारत की आस्था, भारत की विरासत मजबूत है। इस देश में परंपरागत तरीके से सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी भावनाएं, अच्छे संस्कार हम सबको मिलते हैं। जब हम युवा थे, हमको हमारे माता पिता ने दिया था, अब इन बच्चों को दे रहे हैं। यही तो इस देश की जो पारिवारिक शक्ति है उसका ये संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। महाकुंभ भगवान की आस्था तो है ही, ईश्वर के प्रति हम सबकी विश्वास का एक प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक प्रतिबिंब के रूप में पूरे विश्व के सामने है। पोजीशन में कुछ लोग हैं जो कहते थे कि संगम नहीं जाना चाहिए, वहाँ डुबकी नहीं लगाना चाहिए, जो पाप करते हैं वही जाते हैं वहाँ में, लेकिन कुछ दिन बाद देखा गया कि वो भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ डुबकी लगाई। किस वजह से? मुझे लगता है कि नकारात्मक सोच कुछ लोगों की हो सकती है, पर वो अभी बड़े छोटे माइनॉरिटी में रह गए, बहुत छोटी संख्या में आज रह गए। अब भारत ये है, अब भारत सनातन धर्म, भारत हिंदुत्व की भावना के साथ भारत एकजुट होके भारत की विरासत को भी संभालेगा, भारत के विकास को भी तेज गति देगा। नमः पार्वती। है कैसा, क्या कहिएगा, क्या महसूस कर रहे हैं? धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का ये महाकुंभ दिव्य है। यहाँ पर दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है। माँ गंगा का स्नान, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति, और इस महादिव्य कुंभ से सबका कल्याण हो, सब जन जन का कल्याण हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। हम गंगा माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी कृपा हम पर बनी रही, और भारत की जो आस्था है, विश्वास, भरोसा है, ये दुनिया में देख रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से जो हमें ऊर्जा, जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताता है, सत्य के मार्ग पर चलाने का रास्ता बताते हैं। और ये दिव्य महाकुंभ जहाँ संतों की, ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, हजारों श्रद्धालुओं की आस्था है। माँ गंगा की लहर के किनारे उनकी विश्वास, भरोसा, उनकी आस्था है। सबके कल्याण, सबकी समृद्धि, सबकी विश्वास, भरोसे और समरसता का भाव, समानता का भाव, बंधुता का भाव, सबकी एकता का भाव, विविधता में एकता भारत की महाकुंभ में दर्शाती है। कहा जा रहा था कि प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नाइक और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलए के साथ में महाकुंभ में आया हूँ। एक बड़ा प्रसन्न है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी ने बहुत बड़ा आयोजन किया है। करोड़ों से लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 140 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ बहुत बड़ा महाकुंभ है। लोगों को यानी इस महाकुंभ में आने के लिए आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से गोवा के ओर से हमने लोगों को आने के लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था की है। हम खुद आज यहाँ पे आए, एक मन प्रसन्न हुआ। मैं इस पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, और इतना बड़ा आयोजन के लिए। 50 करोड़ से ऊपर लोगों ने भी स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालुओं ने स्नान किया। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि 50 करोड़ के ऊपर महाकुंभ में स्नान किया। इतना बड़ा आयोजन करना कुछ यानी बहुत बड़ा आयोजन है ये, और यूपी के सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरी मदर, सिस्टर, मेरे जीजा जी, बच्चे, पूरे परिवार के साथ। लंबे समय से मन में ये था
कि महाकुंभ में जाकर हम लोग भी स्नान करें। विश्वास रखता हूं, आस्था रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी यहां पर आए, जिन्होंने भी स्नान लिया, भगवान उनके जीवन में खुशियां दे, तरक्की दे, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक खुशहाल देश बने। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो लक्ष्य है देश को एक विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग सफल हों, इसी कामना के साथ हम लोग आए। योगी सरकार ने जो है व्यवस्थाएं की है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतजाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया, मैं मानता हूं जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, ये आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रबंध रहा। अब हम लोग भी जा ही रहे हैं स्नान के लिए, उम्मीद कर आए हुए हैं। ये अद्भुत अनुभव है और पहले ही बचपन से कुंभ में आता रहा हूँ, पहली बार नहीं है, लेकिन ये जो है कुंभ एक बहुत ही बड़ा धार्मिक पर्व होता है, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। और जो है जो यहाँ की व्यवस्था हो, उसी के आधार पर यहाँ पर सभी डुबकी लगाएंगे और जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव को लेकर के, उसके परिणाम को लेकर के एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और कहा है कि उन लोगों ने भी वोट डाला है जिनकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि लड़ाई कोर्ट में होगी, खुले ओपन स्पेस में होगी। भाई ये बताइए, एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो रिकॉर्डिंग है, उनको क्या टारगेट दिया था वोट डालने के लिए? जो लोग मौजूद नहीं थे उनके भी वोट डाल दिए। भाई वो लोग दिल्ली मुंबई में हैं, उनके भी वोट डल गए, जो मरे हैं वो उनके वोट डल गए। अधिकारी जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करोगे आप? सीओ एसओ कौन होगा? एसपी कौन होगा? बाहर के लोग अंदर कैसे थे? 1,500 से ज्यादा लोग अंदर आए थे। अगर विधानसभा में ये होगा तब फिर कैसे? तो मैंने कहा एक विधानसभा में 420 चल सकती है, 403 में 420 नहीं चलेगी। आपकी तैयारी क्या रहेगी पहले से? इससे भी अच्छी तैयारी होगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नगर निकाय के चुनाव परिणाम की, जहां पर कई सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद भाजपा के नेता बेहद ही उत्साहित है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा और साथ ही अन्य जगहों की जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, सभी ने जनता का धन्यवाद दिया है। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का क्या है और समर्थन क्या है? समूचे छत्तीसगढ़ में सभी नगर निगमों में और अधिकतम नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीत कर आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जनता की जीत है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के नीतियों की जीत है। सरकार के कार्यों पर जनता की मोहर लगी है। ये हमारे सुशासन की जीत है, ईमानदारी की जीत है और डेवलपमेंट विकास की जीत है। मेरे चारों विधायक और जो आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय संदीप शर्मा जी का कुशल प्रबंधन था, हमारे मेरे मोतीलाल साहू जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, हमारे हम सबके सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सबने बहुत मेहनत की है और सबकी कार्यशैली की ही जीत है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो कार्य है वो जनता ने पसंद किया है, इसलिए हम इतने बहुमत से जीते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे देखते हैं सफल रहे चुनाव में आपके? कौन से ऐसे मुद्दे? विकास और विकास। जनता हमको विकास के लिए चुनी। मैम, कौन से ऐसे कार्य है जो जीतने के बाद आप करेंगे? देखिए, एक कार्य दो कार्य नहीं है, हर वर्ग के लोगों के लिए नगर निगम। बढ़ेंगे आगे। धार्मिक पर्यटन उत्साह के साथ मन रहा है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में करोड़ों श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर खुशी जताई है और पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे बीच धार्मिक आस्था, श्रद्धा और खास करके धार्मिक पर्यटन को लेकर के जो आग्रह है, उसके कारण से हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्व उत्साह उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही वर्तमान में हमारे चित्रकूट धाम की अगर बात कहेंगे, कुंभ के बाद में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ आई तो हमारे उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, दतिया, ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर जबरदस्त रूप से हमारी
इकोनॉमिक गतिविधि भी बढ़ी है। कारण क्या, धार्मिक पर्यटन के जब लोग आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, बाकी भी गतिविधि करते हैं। अकेले उज्जैन की बात करें तो पिछले वर्ष 6 करोड़ से ज्यादा यात्री उज्जैन में आए थे, और ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व सामने है और पूरा वर्ष के आधार पर जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। मैं मान के चलता हूं कि हम अब ऐसे कई प्रबंधन कर रहे हैं जिसमें यात्रियों को, जैसे खास करके शिवरात्रि का पर्व आया है, ऐसे में महाकाल मंदिर आने जाने के 6 निर्गम द्वार हमको बनाने पड़ रहे हैं आने जाने के लिए, जहां पर ये यात्रियों को आना जाना सुगमता पूर्वक दर्शन की व्यवस्था की जा सके। ऐसे कई कामों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक देवस्थान साथ साथ सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि एक तरफ हम जब GIS की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए रहे, दूसरी तरफ हमारी विरासत पे भी हमको गर्व करने का मौका मिले। आस्था पे श्रद्धा करते महाविकास के काम सभी प्रकार से चलाए जा सके, उस सिलसिले में कई सारे कामों की योजना बनी है। मैं उम्मीद करूंगा विकासों की सौगात मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा लगातार बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की, जो बजट पर चर्चा को लेकर के जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था को देखकर वह काफी खुश भी हुए और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2019 के बाद जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं यहां की शांति व्यवस्था को देखकर बेहद खुश हूं और इसीलिए मैंने बजट पर चर्चा के लिए मैं यहां आया हूं। कश्मीर में अभी शांति लगभग सब जगह दिख रहा है। अगर 1-2 जगह कहीं प्रॉब्लम करता है तो उसका भी समाधान करने का पूरा सरकार के पास पूरा तरीका है। और 2019 के बाद तो कश्मीर का हालत इतना बदल गया है, इसलिए तो हम बजट पे चर्चा करने आए हैं, ताकि बजट से जो फायदा मिलने वाला है वो लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिए, साथ साथ जानकारी भी देना चाहिए। इसलिए हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी कुछ वायलेंस हुई है उस पर कितना वो देखिए, वो विषय अलग है। मैं जो कह रहा हूं, मैं बजट पे चर्चा करने के लिए आया, तो बजट का फायदा के बारे में पहले मैं बात कर लूं। बढ़ेंगे अगर बात करेंगे अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को पंजाब लैंड कराए जाने का विवाद फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में है, चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर सवाल उठाया है कि जो प्लेन है उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लैंड कराया जा सकता है। इसको लेकर सियासत छिड़ी हुई है, जहां बीजेपी के नेता ये उनसे सवाल कर रहे हैं कि वो जवाब दे कि पंजाब के युवा आखिर पंजाब से पलायन करने को क्यों मजबूर हुए हैं। वहीं जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो भगवंत मान के द्वारा उठाए हुए सवालों का समर्थन कर रही है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि पंजाब के मुतालिक वो चिंतित होंगे, बिलखसूस इस बात पे कि सिर्फ पंजाब के लोग ही अमेरिका से वापस नहीं भेजे जा रहे हैं, और भी रियासत हैं, और शायद पंजाब के मुकाबले दूसरी रियासतों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिकी जहाज़ जो हैं इनको अमृतसर में ही उतारा जा रहा है। तो उनकी अगर इसके बारे में कोई खदशात है या शिकायत है, जायज़ है। सर अभी 3 और एम्प्लॉय, सबसे पहले तो माननीय श्री भगवंत मान जी और पूरी जो आपकी टोली है उनका मानसिक संतुलन दिल्ली की हार के बाद बिगड़ गया है और राजनीतिक हताशा चरम सीमा पे है। दूसरा स्पष्ट कर दूं, जितने हिंदुस्तानी और खास करके पंजाबी जो अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं वो फ्रॉड एजेंट जो कबूतरबाजी करते हैं और फ्रॉड और विफल आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों का शिकार हैं। तीसरा, भगवंत मान जी को आज उंगली उठाने का कोई हक नहीं, बल्कि आज दिन है जब वो उत्तर दे। पहला प्रश्न कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के युवा के लिए आज तक क्या किया है? क्यों पंजाब का युवा इतनी बड़ी संख्या में इलीगली इमिग्रेट कर रहा है बाहर और पंजाब से प्रवास कर रहा है? क्या यह कारण है कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कानूनी व्यवस्था तार तार हो गई है, इसलिए युवा बाहर जा रहा है? क्या यह कारण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है जो नशे ड्रग्स का कारोबार है वो पूरी तरह बढ़ चुका है? क्या यह कारण है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में हर इंडस्ट्री पे ताला लग चुका है? क्या यह कारण है पंजाबी बाहर जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है जो गैंगस्टर राज है वो बढ़ गया है और कानून ने घुटने टेक लिए हैं? या यह कारण है कि जब से भगवंत मान की सरकार आई है केवल केजरीवाल जी की सेवा की है और पंजाब के युवा के वर्तमान और भविष्यवान के लिए 0/0 नीति बनी है? भगवंत मान जी को आज प्रश्न पूछने का हक नहीं बल्कि उत्तर दे
कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, कि पंजाब की जो शान, जो आन बान है, उसको वापस, जैसा कि चुनाव से पहले उन्होंने एक वादा किया था, वो कब होगा। अब आपने मुझे बहुत प्रश्न पूछा कि कांग्रेस कह रही है, पहले कांग्रेस के घर में ही नहीं पता कि कहना क्या है। अमृतसर के एमपी कह रहे हैं, भगवंत मान पे वार कर रहे हैं, भगवंत मान केवल हेडलाइन बना रहे हैं, और फिर क्या हुआ, जहाज पंजाब आ गया है। चंडीगढ़ के एमपी भाजपा सरकार पे वार कर रहे हैं। पहले कांग्रेस अंदर सहमति बना ले कि लाइन क्या लेनी है। जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, उसको भाजपा की केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी का ये वचनबंध है, प्रतिबंध है, कोई भी हिंदुस्तानी किसी दूसरे मार्स पे भी फंसा होगा, उसको भी सुरक्षित तरीके से वापस लाया जाएगा। और अब भगवंत मान उत्तर दें कि पंजाब का युवा पंजाब छोड़। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रांची के मोरहाबादी मैदान की, जहां पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला जो है वो आज से शुरू हो गया है, जिसका आज विधिवत तौर पर उद्घाटन किया गया। 15 से 17 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई सारी प्रदर्शनियां जो हैं वो लगाई गई हैं। मेगा ट्रेड फेयर के साथ मिलकर भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के विकास कार्यालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक ट्रेड फेयर का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। भारत सरकार के द्वारा एक पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर जो कि अपना काम करके अपना जीवन यापन करते थे, उनको एक पहचान देना, सम्मान देना। इसके बाद उनको एक ट्रेनिंग किट उन्नत किस्म के उनके ट्रेड से संबंधित प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उनको एक स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और जब वो सक्षम हो जाएंगे तब उनको बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे प्रदान किया जाएगा। तो ये पूरी योजना जो है वो ये है कि एक पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर कैसे अपने व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़े और भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर समृद्ध हो सके, और भविष्य में हम चाहेंगे कि वो अपना एक उद्यम स्थापित करके एमएसएमई से जुड़ सके। ये जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे आर्टिजनों और कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे कि अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को दिखा सके, और इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो लोग आएंगे उनके प्रोडक्ट को खरीदें, जिससे उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो। व्यापार लोग कहाँ से आए हैं? ये झारखंड के लगभग हर जिले से जो पीएम विश्वकर्मा योजना में जुड़े 3rd स्टेज वेरीफाइड जो लोग हैं उनको हम लोगों ने बुलाया है। पोर्टल के माध्यम से उनकी जानकारी लेकर उनको आमंत्रित किया गया। विभाग की ओर से जो है, पहला तो उनको एक आर्टिजन कार्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, फिर उनको 5 दिन की स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, 15,000 रुपए तक का ई वाउचर उनको दिया जाएगा, जिसका उपयोग करके वो एक उन्नत किस्म की टूल किट ले सकते हैं। फिर बैंकों के माध्यम से उनको 3 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा। परिचय बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत यादव है, मैं संयुक्त निदेशक में कार्यालय प्रमुख एमएसएमई विकास कार्यालय में पदस्थापित हूँ, और यहाँ से हम झारखंड के 24 जिलों में एमएसएमई मंत्रालय की जो भी स्कीमें हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एमएसएमई के विकास के लिए कार्य करते हैं। बढ़ेंगे आगे। रांची के प्रेस क्लब में ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और राज्य सरकार से कुछ सवाल किए गए। उनका कहना है कि सरकार हर एक क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, फिर ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार सरकार की ओर से क्यों किया जा रहा है। मेरा नाम है सादरी अमरजीत सखी। आज हम यहाँ पे विशेष कर इस मुद्दे के लिए आए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड आज तक नहीं बना। हमने पीआईएल भी दर्ज की, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीआईएल बना, पीआईएल हुई, उसके बाद ये हुआ कि बस वो ऑन पेपर उन्होंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना दिया। जब भी हम उनसे बात करते वो हमेशा यही बोलते कि हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, जैसे चयन हो जाएगा हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का काम करना शुरू कर देंगे। तो बताइए 6 महीने लगता है चयन करने में, इतना समय तो लग गया वेलफेयर बोर्ड बनने में और चयन करने में इतना समय लगाएंगे, तो बताइए हमारा उत्थान कब और कैसे होगा। तो हम आपके माध्यम से यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा उत्थान कभी नहीं हो सकता क्या? क्या हर चीज के लिए हमें खुद से फाइट करनी पड़ेगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट आपका ये मतलब किसी भी कोर्ट का आदेश को आप क्यों नहीं मानते हैं? जनता की मांग होती है रोटी कपड़ा मकान, हमारा भी वही है। हम भी चाहते कि हमारे लिए भी आवास योजना शुरू की जाए, हमारे लिए भी पेंशन योजना शुरू की जाए। आप देखेंगे 1000 पेंशन योजना हमें लागू की गई है, लेकिन वो किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को नहीं मिल रही है। बहुत गिने चुने हुए जो जिले हैं उनमें कुछ व्यक्तियों को मिला है, बाकियों को तो मुझे तो आज तक नहीं मिला, जबकि पहला फॉर्म मैंने ही भरा था। तो कमियां कहाँ पे हैं? या तो कमियां हम में है या तो सरकार में है।
तो हम तो सक्षम है तब आपके बीच बैठे हैं, लेकिन सरकार तो कभी भी हमें लेकर के किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाती है, ना ही कोई योजना चलाती है। तो सरकारें कब जागेंगी? सरकार अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है तो फिर हमारा कब सुनेंगी पता नहीं। मेरा नाम ऋतिक सिन्हा है, मैं एडवोकेट हूँ झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड कलेक्टिव ट्रांसजेंडर कलेक्टिव बोर्ड के द्वारा हम लोगों ने एक PIL 2022 में फाइल किया था, जो हमारे चेंबर से फाइल हुआ था। इसमें हमारे सीनियर मिस्टर सोनल तिवारी, जो अभी फिलहाल लंदन में पढ़ाई के लिए है ना, उन्होंने भी काफी योगदान दिया था इसमें। और इसका जो रिजल्ट है 2024 में मतलब आया, और उसमें ये बोला गया था कि झारखंड स्टेट में एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। और झारखंड स्टेट में वेलफेयर बोर्ड का गठन के बाद ये PIL मतलब फिनिश्ड हो गया इसका एक ऑर्डर के बाद। लेकिन आगे का जो है, अब हम लोग को ये देखना है कि PIL में मेनली बात जो हम लोग का प्रेयर था वेलफेयर बोर्ड का गठन का था, लेकिन वेलफेयर बोर्ड का काम करने का जो तरीका है उसको लेकर अभी झारखंड सरकार कुछ भी नहीं सोची है इसके बारे में। और जो होता है मेनली वेलफेयर बोर्ड के सदस्य कौन होंगे, उसमें मेंबर्स कौन होंगे, उसके साथ साथ काम करने वाली कमेटी को फंड कहाँ से आएगा, ये सब सारी बातों पे भी अभी आगे चर्चा करनी है। तो अभी हम लोग का ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है हम लोग फिर एक रीट के माध्यम से हाईकोर्ट में जाएंगे और शायद इसको फिर से चालू करवाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।